Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Mazhar, your physics teacher. Today we are going to discuss step self-assessment test for ECAT physics. Let us move to the board. Dear students, first question of this test is question number 1. The sure test of charge present on any object under observation is alpha attraction, beta repulsion, Charlie both alpha and beta, delta never sure. Dear students, sure test of charge is repulsion. Why sure test is repulsion? Because attraction may be due to electrostatic induction by a neutral body. Question number 2. In the given circuit, if point C is connected to the earth and a potential of plus 2000 volt is given to the point A, then the potential at B is alpha 1500 volt, beta 1000 volt, Charlie 500 volt, delta 400 volt. इस गिवन सर्किट में इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब बी और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल है. इट मीन्स हमने ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनके क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करना है. तो पहले हम इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं. इनको नाम दे दिए C1, C2 और C3 का. अब हम देख सकते हैं कि ये C2 और C3 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं क्योंकि इन दोनों के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. अब C2 और C3 पैरेलल में हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब सम करके फाइंड करते हैं. सो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं C प्राइम कह देता हूँ. सो C प्राइम इक्वल्स 5 + 10 इक्वल्स 15 माइक्रोफैरड. नाउ हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे. थोड़ा सिंप्लीफाइड सर्किट के इन दोनों की जगह इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम ड्रॉ कर देंगे. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, एक ही कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर 15 माइक्रोफैरड. अब जब कैपेसिटर्स को देखें आप तो जो कैपेसिटेंस होती है C = Q/V, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन बन रही है ये इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का, तो इसलिए सीरीज़ में जो चार्ज होता है वो सेम होता है. जब चार्ज सेम होगा, Q कांस्टेंट हो गया तो C = Q/V, तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया. यानी कि जिसके कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा. इसलिए V1 रेशो V2. V1 is the potential drop across capacitor C1 and V2 is the potential drop across this capacitance C prime. So V1 ratio V2 equals C prime ratio C. अब इधर V1 पहले है लेकिन C1 को इधर हम बाद में लिखेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि इन्वर्स रेशो की वजह से. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. C प्राइम की 15 और C1 की 5. माइक्रो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो 15:5 5 पे जाएंगे, ये 3:1 आ जाएगा. इसका मतलब कि इनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इट इज़ इन द रेशो ऑफ 3:1. हमने तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड करना था. इट मीन्स हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने वो C प्राइम के अक्रॉस फाइंड करना है. तो C प्राइम के क्रॉस कितना होगा, उसकी रेशो कितनी आई है 1. तो अब रेशो की मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल फाइंड करने अक्रॉस दिस C प्राइम. तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि VB इक्वल्स 1/4 × 2000. अब 1 ये आ गया जिसकी रेशो है और नीचे जो 4 है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ रेशोज. तो इनको सम कर दिया. 3 + 1 = 4 × 2000. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 वोल्ट आ जाएगा. सो Charlie option 500 volt is the correct option. Question number 3. The current in the circuit given below is alpha 8.31 ampere, beta 6.82 ampere, Charlie 4.92 ampere, delta 2 ampere.
डियर स्टूडेंट्स, सर्किट इज गिवन 4.8 वोल्ट बैटरी है और आगे 3 रजिस्टर्स हैं ट्रायंगल की फॉर्मेशन में। अब इनको नाम दे देते हैं, एक ए हो गया, ये एक बी हो गया और एक सी हो गया, और तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब कि ए की वैल्यू 3 है तो बी और सी की 6 है। अगर तीनों सिमिलर होते तो इसका एक शॉर्टकट भी हम अप्लाई कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि ये दो रजिस्टर जो हैं बी और सी, ये दोनों सीरीज़ में हैं क्योंकि इनके एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एंड कनेक्टेड नहीं है। तो सीरीज़ में है तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसको हम आर बी सी कह देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6 + 6 = 12 ओम। अब जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ए के साथ पैरेलल में होगी, क्यों कि इनके दोनों एंड इधर कनेक्टेड हैं ए के साथ। सो जो आर ए है इट इज़ पैरेलल टू दिस आर बी सी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे फॉर 2 रजिस्टर्स आर ई इक्वल्स R1 R2 ओवर R1 + R2। इधर R1 आर ए हो जाएगा 3 और R2 आर बी सी हो जाएगा जो हमने इधर फाइंड किया 12 ओवर 3 + 12, सो इट बिकम्स 36 ओवर 15। अब हमने तो करंट फाइंड करना था। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई। सो 4.8 और 36 ओवर 15, so it becomes 4.8 into 15 over 36। 4.8 को सिंप्लीफाई करने के लिए 48 over 10 लिख देते हैं और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6 के टेबल पे जाएगा, 6 6 36, 8 6 48 और ये 2 5 10, 3 5 15। फर्दर भी ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 3 6 हो गया, ये 3 और 6 कैंसिल आउट होंगे और 2 2 4 होता है तो ये 4 रेट, ये 2 आ जाएगा अल्टीमेटली 2 एम्पेयर। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ फिलामेंट बल्ब and found it to be H. When connected to a source of voltage V, what will be the new heating effect if the filament is cut into 2 halves and only one half is used with the same source? Alpha H, beta H over 2, Charlie 2H, delta 4H. लेंथ को हमने हाफ कर देना है क्योंकि उस वायर को कट करके 2 पीसेस में डिवाइड करना है। तो जब लेंथ को हाफ कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। लेकिन ओम्स लॉ के मुताबिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हाफ होती है तो करंट डबल हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट होता है I² RT। तो अब जो न्यू हीटिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी H प्राइम इज इक्वल टू I² इंटू R प्राइम T। I प्राइम इज न्यू करंट, R प्राइम इज न्यू रेजिस्टेंस। क्योंकि करंट डबल हो जाएगा क्योंकि वायर की लेंथ हाफ की है तो इधर I प्राइम को हम 2I लिखेंगे और रेजिस्टेंस हाफ होगी तो R over 2। सो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इट बिकम्स 4I² इंटू R/2। सो इट बिकम्स 2 2 4, सो इट बिकम्स 2I² RT। अब I² RT is equal to heating effect, so it becomes 2H. So Charlie option is true, that heating effect would become double. Question number 5. If voltage is given as V equals 2x plus 3 such that x is the distance covered by an electron along x-axis, then the electron will alpha accelerate, beta decelerate, Charlie remain in dynamic equilibrium, delta be deflected upward. Since V equals 2x plus 3, now when electron moves along x-axis, value of x increases. We start from x equal to 0. If we put x equal to 0, we get answer equal to 3 volt. Then put x equals 1, we get 5 volt. If we put x equal to 2, we get 7 volt and so on. It means as electron is moving along the x-axis, potential is increasing.
सो जब टेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटिंग, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी. सो अल्फा ऑप्शन एक्सेलरेट इज ट्रू. Question number 6. Figure shows a charge capacitor and a voltmeter. When a dielectric slab is inserted between the plates, then reading of voltmeter alpha increases, beta decreases, Charlie unchanged, delta first increases then decreases. Dear students, सबसे पहले तो डायग्राम पे आपने गौर करना है कि क्या उसमें बैटरी कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड हो तो कुछ और रिलेशन होगा, बैटरी कनेक्टेड ना हो तो फिर कुछ और रिलेशन होगा. क्योंकि इस डायग्राम में बैटरी कनेक्टेड नहीं है. जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर हो और उसके बैटरी रिमूव करके फिर आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखें, तो जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी और डाइलेक्ट्रिक का जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा. एंड टेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V इक्वल्स ED, सो V भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि E डिक्रीज हुआ है. बीटा ऑप्शन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 7. If length of a solenoid is doubled, the magnetic field intensity alpha remains same, beta becomes doubled, Charlie reduces to half of its initial value, delta becomes 4 times. Dear students, B equals mu naught n over L I. इधर स्मॉल n भी लिख सकते हैं, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया n over L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओवर टोटल लेंथ. अब इधर नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में मेंशन नहीं किया, उसको आप कांस्टेंट कंसीडर करें तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो B would become half of its initial value. Charlie option is true. Question number 8. The magnetic induction at a point P, which is at the distance of 4 cm from a long current carrying wire, is 10 power minus 3 Tesla. The field of induction at a distance 12 cm from the wire will be alpha 3.33 into 10 power minus 4 Tesla, beta 3 into 10 power minus 3 Tesla, Charlie 1.11 into 10 power minus 4 Tesla, delta 9 into 10 power minus 3 Tesla. Magnetic field due to a current long straight current carrying conductor is B equals mu naught I over 2 pi r, where r is the distance from the center of the wire. So B inversely proportional to r. वायर के इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वायर के आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो अब अगर हम सिर्फ उसका आर की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यानी कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो अगर 4 से हम उसको 12 कर देते हैं, करंट वही है, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो फिर अगर हम रेशो फाइंड करें B2 और B1 की, तो दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिकॉज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो अगर B2 इधर ऊपर है तो R2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा. सो B2 ओवर B1 इक्वल्स R1 ओवर R2, B2 इक्वल्स R1 4 है, R2 12 इंटू B1 4 ओवर 12 1 ओवर 3 होता है, और 1 ओवर 3 0.333. सो हम जितने मर्जी ये 3 लिख सकते हैं आगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारी ऑप्शंस के मुताबिक जो रिक्वायर्ड है उतने हों. 0.333 इंटू 10 पावर माइनस 3, अगर इसको मैं पॉइंट को फर्दर आगे मूव कर दूं तो 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, विच इज़ अल्फा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेव फॉर्म. अल्फा 0.25 Hz, beta 0.125 Hz, Charlie 0.5 Hz, delta 4 Hz. Dear students, अगर आप along the x-axis देखें इस डायग्राम में, तो along the x-axis आप एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक देखें, एक पीक से दूसरी पीक तक, तो 1
वेव मुकम्मल होती है या 1 साइकिल मुकम्मल होती है, और उस पर जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, जितने टाइम में वो कंप्लीट होगी, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। क्योंकि एक बॉक्स इधर इक्वल है 1 सेकंड के, और अगर 4 बॉक्सेस हों अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो वो बराबर होंगे 4 सेकंड के। अब एक पीक से दूसरी पीक तक 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड के बराबर हुआ। सो along x-axis 4 boxes is equal to 1 time period, so it is equal to 1 into 4 equals 4 second, and frequency equals to reciprocal of time period, which is equal to 1 by 4, and 1 by 4 equals 0.25 hertz, alpha option. Question number 10. Which of the following is true if a current carrying coil is placed parallel to the magnetic field? Alpha, torque is maximum. Beta, alpha 0 degree. Charlie, magnetic flux is 0. Delta, all of these. कंसिडर करें कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये शो की हुई हैं, उनके ये पैरेलल रखी हुई है। तो टॉर्क की बात करें अगर, तो टॉर्क का फॉर्मूला ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल वो ये होते हैं BI/NA cos अल्फा। अब इसमें जो अल्फा होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो cos अल्फा 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो फिर टॉर्क आ जाएगा BI/NA, मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की आ जाएगी। इस हिसाब से अल्फा ऑप्शन ट्रू है। लेकिन आगे हम फ्लक्स देखें तो फ्लक्स इक्वल्स BA cos थीटा। अब फ्लक्स में जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब अगर प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 होगा और cos 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन भी ट्रू है और बीटा वैसे भी ट्रू है, क्योंकि अल्फा 0 डिग्री है, इसका मतलब तीनों ट्रू हैं। सो डेल्टा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11. The units of torsional couple are alpha Newton meter per radian, beta Newton ampere per radian, Charlie Newton meter per second square, delta none of these. Torsional couple, torque is equal to c theta and c equals t over theta. This c is the constant called torsional couple. अब इसका यूनिट, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और थीटा का रेडियन, सो इट बिकम्स न्यूटन मीटर पर रेडियन। अल्फा ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12. In the figure given below, a circular ring is placed in a region where there already exists a uniform magnetic field into the paper. Now, if by any means a current is allowed to flow through ring, then what must be the direction of current such that the ring contracts? Alpha clockwise, beta anti-clockwise, Charlie into the paper, delta out of the paper. Into the paper और out of the paper तो हो नहीं सकता, क्योंकि into the paper मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल को उसके परपेंडिकुलर पेपर के ऊपर रखा हुआ है। या क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, और रिंग को हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। लेट अस सपोज इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम देखें और फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो राइट हैंड रूल में थंब की डायरेक्शन रखनी होती इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिर कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट, जो हम करंट फ्लो करवाएंगे, और कॉइल की जो बाहर साइड है आउटसाइड, उधर से बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर। तो इधर भी वही सीन होगा, राइट साइड पे भी इनसाइड एंटर होगा और बाहर से बाहर आएगा। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर क्लॉकवाइज ऑप्शन। तो फिर इस सूरत में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, ये ब्लू क्रॉस जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेड क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके अपने करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। और आउटसाइड आप देखें कि एक डॉट और एक क्रॉस आ रहा है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। अब इस सूरत में इनसाइड स्ट्रॉन्ग
और बाहर वीक, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ फोर्स लगती है तो ये एक्सपेंड होगा, जबकि हमने क्या करवाना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए फिर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिर डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बाहर आ जाएगा क्रॉस और इनसाइड आ जाएगा डॉट, इधर भी बाहर क्रॉस और इनसाइड आ जाएगा डॉट। अब आप इस पे भी राइट हैंड रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये फिंगर्स थंब रखें इन डायरेक्शन ऑफ करंट और इस कॉइल को होल्ड करें फिंगर्स में कर्ल करके, तो ये एंटर होगा इनटू द पेज बाहर से और इनसाइड आउट ऑफ द पेपर। तो बाहर सेम डायरेक्शन होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की, और इनसाइड ऑपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि ब्लू वाले क्रॉस हैं और जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है वो डॉट है, तो अंदर कैंसिल आउट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा और बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये इसके हर साइड पे ऐसा होगा, तो हर तरफ से अंदर की तरफ एक फोर्स इस पे लगेगी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो बीटा ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 13, the resistance of a wire is R. It is stretched uniformly so that its length is quadrupled. The resistance becomes alpha 4 times, beta 16 times, Charlie 8 times, delta remains same. इसके दो मेथड हैं, या तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करें, if length increases n times then resistance would increase by n square. So क्योंकि इधर उसने कहा है कि जो लेंथ है वो आपने 4 टाइम्स कर देनी है, क्योंकि इट इज़ क्वाड्रुपल्ड, तो फिर n को 4 कर दें तो 4 स्क्वायर बिकम 16, सो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड ऑल्टरनेट मेथड आप इस तरह भी कर सकते हैं कि L प्राइम न्यू लेंथ इज़ 4L एंड न्यू एरिया विल बी A/4। अब एरिया A/4 क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वायर का कांस्टेंट रहना है, और वॉल्यूम क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होती है तो उसका वॉल्यूम इक्वल्स A इंटू एल, ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज़ लेंथ। अब उसको कांस्टेंट रखने के लिए जब भी हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जितना हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ही एरिया डिक्रीज होगा, और ये होता है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग। सो आर प्राइम न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल प्राइम ओवर ए प्राइम। अब L prime equals 4L and A prime would be A/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 into 4 16, it becomes 16R. So beta option 16 times resistance would increase. For question number 14, let us move to the next board. Question number 14. 2-point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of minus 2 coulomb is given to each of these charges, the force will now be alpha 0, beta 8 Newton, Charlie 8 Newton repulsive, delta none of these. Dear students, Q1 is plus 2 coulomb and Q2 is plus 6 coulomb. अब अगर इनको minus 2 coulomb चार्ज दिया जाए तो जो Q1 की न्यू वैल्यू जो आएगी +2 - 2 इक्वल 0, क्योंकि -2 उस +2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, और 6 - 2 इक्वल्स 4। अब एक चार्ज क्योंकि 0 हो गया और एक 4 हो गया, तो अब उनके दरमियान फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि दिस कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्योंकि एक चार्ज 0 हो गया, सो फोर्स वुड बी 0। अल्फा ऑप्शन इज ट्रू। Question number 15. A wire of resistance 9 ohm is cut into 3 equal parts and are bundled together to form a triangle. The effective resistance between any two points of such a triangle must be alpha 9 ohm, beta 3 ohm, Charlie 2 ohm, delta 4 ohm. If we bundle the wire into a triangle, first originally that wire had 9 ohm resistance. अब उसको कट कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में,
तो ईच पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी R/N के बराबर होगी। तो क्योंकि R 9 है तो 9/3 इक्वल्स 3 ओहम। अब वायर के एक एंड के भी 3 ओहम है, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, और इसके किसी दो टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हम कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं, ये A और ये B। अब क्योंकि तीनों की सेम है तो फिर हम क्या करेंगे कि एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। अगर ट्रायंगल में तीनों सेम रेजिस्टेंसेस हों और किसी दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, देन वी यूज़ दिस रिलेशन n-1 इंटू R/N। N is number of resistors and R here is R part, कि हर पार्ट की कितनी रेजिस्टेंस है। सो इट बिकम्स RE इक्वल्स N को 3 पुट कर देंगे क्योंकि 3 रेजिस्टर्स हैं, नीचे भी 3, ऊपर 3-1 2 इंटू R। तो क्योंकि हर पार्ट की रेजिस्टेंस 3 है तो 2 इंटू 3/3, 3 कैंसल्स आउट विद 3, सो इट बिकम्स 2 ओहम। चार्ली ऑप्शन। Question number 16. As the electric charge on a positively charged hollow metal sphere is increased, then the value of potential at its center must alpha increase, beta decrease, Charlie remain same, delta may increase or decrease. Potential on the surface of a sphere equals kq/r, where r is the radius of the sphere, which is constant. So potential on the surface is directly proportional to charge, total charge on the surface. So if we increase the charge, voltage on the surface would increase. अब जो सेंटर पे वोल्टेज, क्योंकि जो एक स्फीयर होगा उसके इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और इनसाइड पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे है, और इसी तरह सेंटर पे भी उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। तो फिर अगर सरफेस पे इंक्रीज होगा तो सेंटर पे भी इंक्रीज होगा। अल्फा ऑप्शन इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 17. A charged particle is projected into a region such that it enters perpendicularly to a uniform magnetic field pointed into the paper. If charged particle enters with a kinetic energy of 4 electron volt, then alpha it will have no angular acceleration, beta it gets centripetal acceleration, Charlie its kinetic energy remains same, delta all of these. थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 होगा, परपेंडिकुलरली एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज QVB हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट करेगी तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो वर्क डन इक्वल 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, और उस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी 0 होगा, और टॉर्क 0 है तो फिर अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी 0। सो इसकी जो ऑप्शंस हैं, अल्फा में कहा है कि इट विल हैव नो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यस एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी 0। बीटा में कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और कहा कि इट गेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। यस इस विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो डेल्टा ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18. When we bring a positively charged rod near an object such that it gets attracted towards the positively charged rod, then what is not possible? Alpha, object is negatively charged, beta, object is positively charged, Charlie, object is neutral, delta, both alpha and Charlie are true. Dear students, attraction cannot be possible between similar charges. क्योंकि बीटा में कहा है कि ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, और वो जो रॉड है जिसको करीब लाया वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, सो बीटा इज नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 19. A student performs an experiment to justify nature of a photoconductor. He observes that when he brought a negatively charged rod near surface of insulated photoconductor bulb,
lights up for a short time and then becomes off. Same thing happens when he takes away the negatively charged rod. This shows that photoconductor is in alpha light, beta darkness, Charlie it may be either in darkness or light, delta none of these. Dear students, इधर जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम इंसुलेटेड फोटोकंडक्टर के पास लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए उसके इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं और वो रिपेल होकर ग्राउंड की तरफ जाते हैं क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है उसका ECAT थ्रू द बल्ब. अब उस दौरान वो बल्ब में से गुजर के ग्राउंड तक जाएंगे तो बल्ब लिट अप होता है, उसमें से लाइट इमिट होगी बल्ब में से. अब जब हम रॉड को दूर लेके जाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन गए थे वापस फ्लो करेंगे क्योंकि जो फोटोकंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था. तो अब ग्राउंड से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन जब वो जाएंगे थ्रू द बल्ब पास करेंगे तो हमारा बल्ब लिट अप होगा. बल्ब के लिट अप होने का मतलब ये है कि करंट फ्लो हुआ. अब चार्ज सिर्फ तभी फ्लो हो सकता है जब कोई चीज़ कंडक्टर हो. तो अब वो फोटोकंडक्टर एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है. अगर वो डार्कनेस में होता तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव ना करता, उसमें से चार्ज फ्लो करके मूव ना करता और बल्ब लिट अप ना होता. इट मीन्स वो बल्ब लाइट में रखा हुआ है और वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा इन लाइट. So as bulb lights up, so photoconductor is conducting, hence must be in light. Question number 20. A 40 watt 220 volt bulb, 60 watt 220 volt bulb and a 100 watt 220 volt bulb are joined in parallel and connected to mains. Which bulb will glow brighter? Alpha 40 watt bulb, beta first 40 watt bulb, then 100 watt bulb, Charlie 100 watt bulb, delta all three will glow with same ब्राइटनेस. डियर स्टूडेंट्स, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको लगाएंगे तो ब्राइटनेस हमेशा रेटेड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे ब्राइट होगा, ब्राइटेस्ट होगा. सो 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट. चार्ली ऑप्शन इज ट्रू. अब उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि V सेम होती है और जो कंज्यूम्ड पावर होती है पैरेलल में वो V²/R के बराबर, यानी कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अब यानी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो उतनी पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगी. तो जिसकी रेटेड पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर. तो फिर इस वजह से जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी तो उसकी पावर कंज्यूम्ड सबसे ज़्यादा होगी और इसलिए वो ब्राइटेस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 21. The angle between drift velocity and electric field is 180 degree, means they are opposite to each other. Now if we double the electric field, then drift velocity will become alpha half, beta remains same, Charlie double, delta 4 times. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी. सो चार्ली डबल. Question number 22. A charged particle enters in magnetic field perpendicularly. Direction of torque acting on the particle will be alpha along the radius of the circular path, beta along the rotation, Charlie along the axis of rotation, delta arbitrary. Since in a circular, when a charged particle is moving in a magnetic field in circular path, then torque on it is equal to 0. It means torque इज़ अ नल वेक्टर और नल वेक्टर की डायरेक्शन हम आर्बिट्ररी लेते हैं. सो डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू हेयर. क्वेश्चन नंबर 23. आइडेंटिफाई द वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स ऑफ CRO. 4 ग्राफ्स गिवन है. डियर स्टूडेंट्स, हम जो एक्स प्लेट्स होते हैं उनको जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो सॉटूथ जनरेटर एक सर्किट होता है जो उस CRO के अंदर ही मौजूद होता है, उससे हम इनपुट दे रहे होते हैं. तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन होगी सॉटूथ वोल्टेज. फॉर क्वेश्चन नंबर 24 लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 24. द डायग्राम शोज अ ट्रेस ऑन एन ऑसिलोस्कोप set at 5 volt per box on the vertical axis. What is the maximum value of the potential difference being measured? Alpha 1.5 volt,
बीटा 7.5 वोल्ट, चार्ली 3.0 वोल्ट, डेल्टा 15 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ पे देखें तो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो 3 बॉक्सेस हैं वो 3 × 5 = 15 वोल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ पे स्केल क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ग्राफ पे 1 बॉक्स = 5 वोल्ट, सो इट इज़ 15 volt. Delta option is true. Question number 25. In CRO, anode's potential with respect to cathode is alpha highly negative, beta negative, Charlie highly positive, delta 0. It is highly positive. Charlie option is true. Question number 26. In CRO, function of anode is to deflect alpha deflect electron beam vertically, beta deflect electron beam horizontally, Charlie accelerate electron beam, delta decelerate electron beam. एनोड्स का फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना और उनको एक शार्प बीम में कन्वर्ट करना। सो एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बीम, चार्ली ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27. Function of grid in CRO is to alpha accelerate electrons, beta control number of electrons, Charlie control frequency of wave, delta control amplitude of wave. Grid controls the brightness on the screen, and that brightness is controlled by controlling the number of electrons passing through the grid. So beta control number of electrons. Question number 28. We can obtain following spot on screen of CRO when potential of alpha X plate is off, beta both X and Y plates is off, Charlie Y plates is off, delta both X and Y plates is on. अगर तो दोनों ऑन होते तो फिर एक वेव बनती, जिस तरह का इनपुट सिग्नल होता उस तरह की वेव फॉर्म बनी नज़र आती, एक डॉट ना बनता। और अगर सिर्फ X ऑन होती तो ये हॉरिजेंटली स्वीप होता, और अगर सिर्फ Y ऑन होती तो ये वर्टिकली स्वीप होता, वर्टिकल लाइन बनती। तो एक स्पॉट बना हुआ है सेंटर पे, इट मीन्स बोथ X एंड Y प्लेट्स आर ऑफ, बीटा ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29. The diagram shows some of the important parts of the tube of a cathode ray oscilloscope. Which change in voltage results in the position of the spot on the screen moving towards the top? Alpha decreasing V1, beta decreasing V3, Charlie increasing V2, delta increasing V3. V3 can deflect beam along Y axis towards up. So increasing V3, delta option is true. Question number 30. When a charged particle enters in a magnetic field at an angle of 90 degree, magnetic force F equals QVB provides necessary alpha electric force, beta gravitational force, Charlie nuclear force, delta centripetal force. The magnetic force is a deflecting force, so it provides centripetal force to a charge moving in magnetic field. Delta option is true. Dear students, हमने डिस्कस किया स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर ECAT। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।